नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। आज वोटिंग हो रही है उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, झारखंड में। और इस पूरी वोटिंग के खेल में जिस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं, बहुत साफ समझ में आ रहा है कि डबल इंजन वाली सरकार कितना डरी हुई है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो उत्तर प्रदेश में परफेक्ट डबल इंजन की सरकार है। अब ये डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है? लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला था कि खासतौर पे जो मुस्लिम इलाके हैं वहां वोटर्स के नाम काट दिए जाते हैं, नंबर 1, और नंबर 2, किसी भी तरह से उनको वोट डालने से रोका जाता है। अभी हाईकोर्ट में मामला गया था। हाईकोर्ट ने साफ साफ रूलिंग दी थी कि जो पुलिस बाहर खड़ी है वो सुरक्षा के लिए खड़ी है, उसको मतदान के लिए जो लोग जा रहे हैं उनका कार्ड वगैरह चेक करने का कोई अधिकार नहीं है। यह काम जो अंदर पीठासीन अधिकारी होते हैं उनका होता है। वहां पर वो देखते हैं कि जो कार्ड है व्यक्ति के पास, वोटिंग कार्ड जो है या फिर कोई और जो पहचान पत्र है, वो वोट देने के लिए उस आदमी को अधिकृत करता है कि नहीं, वो आदमी वोट दे सकता है कि नहीं दे सकता है। यही सब देखने के लिए अंदर पीठासीन अधिकारी होते हैं, उनके साथ 2-3 और अधिकारी होते हैं जो वोटिंग की प्रक्रिया संपन्न कराते हैं। पुलिस का काम सिर्फ यह होता है कि किसी भी तरह से कोई असुरक्षा ना हो, अव्यवस्था ना हो, और जो चुनाव के पूरे नियम कायदे हैं उनका पालन हो। बाहर सुरक्षा को लेके, अंदर नहीं। अंदर पुलिस को आने की कोई इजाजत नहीं होती है। अंदर कौन वोट देगा, किसका वोट खारिज होगा, किसको वोट देना अलाउ किया जाएगा, यह सारा काम होता है पीठासीन अधिकारी का। लेकिन जो वीडियोस आ रहे हैं उन वीडियोस को आप देखेंगे तो बहुत साफ दिख रहा है कि बहुत जगह पुलिस दिख रही है चेक करते हुए लोगों का कार्ड। लोगों ने आरोप लगाया है कि लाठीचार्ज हुआ है। लोगों ने आरोप लगाया है कि जो सड़क वोटिंग के लिए जाती थी, वोटिंग केंद्र, मतदान केंद्र तक जो सड़क उनके घरों से जाती थी, उस सड़क पर बुलडोजर चला दिया गया है। बुलडोजर है वहां पर, उसको तोड़ दिया गया है सड़क को, और लोगों को किसी ना किसी बहाने वोट डालने से रोका जा रहा है। अब मजेदार बात यह है कि मोदी जी बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं। हालांकि इस बार चुनाव से पहले विदेश चले गए, जो पहली बार हुआ है कि किसी चुनाव से पहले मोदी जी विदेश चले जाएं। अखबारों के पहले पन्ने पर तो हैं, महाराष्ट्र के आज के अखबार उठा के आप देखेंगे तो हर अखबार के पहले पन्ने पर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार आपको दिखाई देगा, मोदी जी की तस्वीर आपको दिखाई देगी। लेकिन मोदी जी नहीं है, मोदी जी बाहर चले गए। यूपी में 9 विधानसभाओं का चुनाव होना है और इन 9 विधानसभाओं से न तो कोई सरकार बनने वाली है, न कोई सरकार बिगड़ने वाली है। लेकिन असल खेल यह है कि लोकसभा में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हालत हुई थी भारतीय जनता पार्टी की कि वो समाजवादी पार्टी से पिछड़कर दूसरे नंबर पर चली गई थी, वो डर शायद भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत गहरे बैठा हुआ है। उस समय आप जानते हैं बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाने का प्लान था। लेकिन जब चुनाव में प्रदर्शन खराब हुआ, उस पूरे चुनाव की हैंडलिंग अमित शाह ने की थी, तो योगी ने भी साफ साफ कह दिया कि आपने कैंडिडेट चुने थे, आपने सारा इलेक्शन का मैनेजमेंट किया था, अगर हार हुई है तो आपकी जिम्मेदारी होगी। लेकिन इस बार सारा मैनेजमेंट जो है योगी आदित्यनाथ के पास है। 2 साल में वहां चुनाव होने हैं फिर से विधानसभा के, और उसके पहले योगी आदित्यनाथ कैसे भी यह सिद्ध करना चाहेंगे कि अभी भी मैं राज्य में सबसे पॉपुलर हूं। हालांकि जिन 9 विधानसभाओं पे वोटिंग हो रही है उसमें से कम 5 या 6 विधानसभाएं ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी पोजीशन में है, जीतने की पोजीशन में है। हम यहां बैठे हैं, इसका मतलब हम यह नहीं कहने लगेंगे कि 9 की 9 सीट भाजपा हार रही है, यह बेकार की बात है। कम से कम 5 या 6 सीट ऐसी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी सिचुएशन में है। लेकिन लग ऐसा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 9 की 9 सीट जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। कटेंगे तो बटेंगे का नारा दिया गया, एक है तो सेफ है का नारा आया। यह सारा कुछ जो था वो वोटों के पोलराइजेशन के लिए, ध्रुवीकरण के लिए था। लेकिन ऐसा लगता है उससे भी काम बना नहीं है। अंदर अंदर इन लोगों को कहीं ना कहीं लग रहा है कि चुनाव में वैसे रिजल्ट नहीं आने वाले हैं जैसा हमने सोचा था, और पुलिस को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश यादव ने एक भाषण देते हुए बहुत जबरदस्त तंज किया था। छोटा सा भाषण है, भाषण का असल में हिस्सा है छोटा सा 1-1.25 मिनट का, उसको सुन लीजिए, फिर आगे बात करता हूं। सब कुछ लगा दिया है कि चुनाव जीत लें, जब जनता साथ नहीं दे रही है तो अधिकारी लगा दिए, सुनने में आया है।
हम तो उन अधिकारियों से कहेंगे क्या रखा है आईपीएस और आईएएस में। अरे छोड़ो कुर्सी, हम भी इंजीनियर हो जाते। हम भी इंजीनियर नहीं बने, हमने भी कुर्ता पजामा पहन लिया और लाल टोपी लगा ली। हम आपसे भी कहेंगे बड़ा शौक है वोट डालने का, वोट डलवाने का, रोकने का, तो कुर्ता पजामा सिलवा लो। उधर थोड़ा दिक्कत होगी टोपी पहनने में, हमारे संग लाल टोपी लगा लो। ये अभी जो खुशामद आप कर रहे हो, उस खुशामद से कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो सरकार गिरने वाली है, चलने वाली सरकार नहीं है। बीजेपी ढलान पे है और पीडीएस चढ़ान पर है। तो अखिलेश जी कह रहे हैं कि भैया अगर पुलिस में रह के आईपीएस आईएएस बन के कुछ कर नहीं पा रहे हो, इतना ही तुम्हारे हाथ में रह गया है कि हमारे लोगों को वोट देने से रोको, तो फिर तो बेहतर है कि कुर्ता पजामा सिला लो, और अगर उधर से टोपी नहीं मिलती है तो हमारी वाली टोपी पहन लो। यानी कि जब पॉलिटिकल काम ही करना है, आईएएस आईपीएस पुलिस सबका काम होता है निष्पक्ष रहकर काम करना, लेकिन जब पॉलिटिकल काम ही करना है तो बेहतर तो यह है कि पॉलिटिशियन बन जाओ। रिटायरमेंट का वेट क्यों करना है, पहले ही पॉलिटिशियन बन जाओ, चुनाव लड़ो, इनको रोको, उनको भेजो, जो काम पॉलिटिशियन करते हैं वो काम करो। लेकिन पुलिस में रहकर जो काम किया जा सकता है वो पॉलिटिक्स में आके थोड़े किया जा सकता है। तो ये जो पूरा खेल है, मुसलमानों को पहले तो उनकी वोटिंग लिस्ट से काट देना नाम, उसके बाद उनको वोट डालने से रोकना, खासतौर पे कुंदरकी से जिस तरह के वीडियोस और फोटोग्राफ्स आए हैं वो बेहद परेशान करने वाले हैं। लोकतंत्र में सबसे बड़ा मामला होता है वोटिंग का, कि हर आदमी को जो एलिजिबल है वोट देने का अधिकार दिया जाए, और यहां पर जो एलिजिबल लोग हैं, जिनके पास मतदाता पहचान पत्र है, जो लोग वोटर हैं, उनको वोट डालने से रोका जा रहा है। उत्तर प्रदेश में वैसे ऐसा क्या है जो नहीं हो रहा है? अभी 2 दिन पहले की खबर है, संभल की शाही मस्जिद को लेकर कोर्ट में केस था। कोर्ट ने खटाखट फैसला दे दिया सर्वे करवाने का, और आप सोचिए उसी रात सर्वे होना शुरू हो गया। यह अकल्पनीय है, सर्वे का ऑर्डर आया और उसी रात मस्जिद का सर्वे होना शुरू हो गया। मतलब बाबरी मस्जिद हो गई, मथुरा की बात कर रहे थे, अब इनको ऐसा लग रहा है कि हर शहर की हर मस्जिद के साथ खेल करेंगे। यही काम उत्तराखंड में हो रहा है। महाराष्ट्र में थोड़ा अलग लेवल की पॉलिटिक्स हो रही है। कल विनोद तावड़े जी, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ महासचिव हैं, दरअसल आरएसएस के बड़े नेता हैं, और जिनके बारे में चर्चा चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के अगले अध्यक्ष बन सकते हैं, उनके ऊपर आरोप लगा कि वो एक होटल में बैठकर पैसे बांट रहे थे। अब जब यह खेल मैंने देखा और सुना तो मुझे याद आई बंगारू लक्ष्मण की। बंगारू लक्ष्मण भी अध्यक्ष हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के, और बंगारू लक्ष्मण रिश्वत लेने के मामले में पकड़े गए थे। वो दलित थे, और उसके बाद बंगारू साहब का पूरा पॉलिटिकल कैरियर जो है वो खत्म हो गया था। उस समय भी कहा गया था कि बंगारू को फंसाने के पीछे भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ही हाथ है। और यहां भी अगर तावड़े साहब पकड़े गए हैं तो कहीं ना कहीं यह खबर तो भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के नेताओं ने ही दी होगी कि यहां पर पैसे बंट रहे हैं, और विनोद तावड़े जो हैं वो पैसे बांट रहे हैं। अभी विनोद नाम को लेकर सुन रहा है। विनोद आप जानते हैं, वो फिल्म का डायलॉग, वो जो सीरीज आई थी नेटफ्लिक्स पे पंचायत, उसका डायलॉग बड़ा हिट हुआ था। उसको लेकर कांग्रेस ने पूरा एक वीडियो बना दिया है। अब देखिए, कोई विनोद तावड़े जेल नहीं जाने वाले हैं। अगर मुकदमा हुआ भी तो बहुत लंबा खेल चलेगा, कोई एक दिन में यह निपट नहीं जाएगा। लेकिन विनोद तावड़े अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन पाएंगे। जब भी उनका नाम आएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, यह दाग वो नाम पीछे खींच लेगा। यह खेल है जिस खेल में विनोद तावड़े को फंसा दिया गया। इसलिए मैं कल भी कह रहा था, कल मैंने ट्विटर पर लिखा भी था कि पैसे बांटे गए, इसमें तो कोई आश्चर्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टियों ने भी समय समय पर पैसे बांटे हैं, चुनाव में पैसे बंटते हैं, यह हम सब जानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े नेता पैसे बांटते हुए पकड़े गए, इसका एक और मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही बहुत खींचतान चल रही है, महायुति के अंदर भी चल रही है। पुणे का किस्सा आया। पुणे का किस्सा यह आया कि शिंदे ग्रुप के
एक साहब थे जो वहां पर 2 करोड़ के आसपास 1,98,00,000 की राशि बताई जा रही है, तो 2 करोड़ रुपए के साथ कैश के साथ पकड़े गए। मोदी जी ने नोटबंदी लागू करते समय कहा था कि अब कैश का सारा खेल बंद हो जाएगा, लेकिन यहां नेता 5 करोड़ और 2 करोड़ कैश लेकर पकड़े जा रहे हैं। एक और जगह पकड़े गए, वो भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, वो शराब बांट रहे थे, उनके पास लाखों रुपए की शराब पकड़ी गई। तो सारा नाटक करने के बाद एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, कटेंगे तो बटेंगे। आपने एनसीपी को काट और बांट दिया, आपने शिवसेना को काट और बांट दिया, लेकिन ऐसा लगता है कॉन्फिडेंस नहीं है। यहां तक कि चुनाव आयोग पर भी कॉन्फिडेंस नहीं है। ईडी, आईटी सब लग गए, लेकिन सब पर कॉन्फिडेंस नहीं है। उसके बावजूद अगर आपको पैसे और शराब बांटने पड़ रहे हैं वोट के लिए, कहा जा रहा है एक वोट के लिए 10,000 रुपए बांटे गए। आप सोचिए, ये वही सरकारें हैं जो 10,000 रुपए की नौकरी नहीं दे पाते हैं, लेकिन एक वोट के लिए 10,000 रुपए अगर बांटे गए हैं तो आप सोचिए कितना पैसा आया है। चुनाव के समय मोदी जी ने कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया था कि टेम्पो भर भर के अदानी और अंबानी पैसे पहुंचा रहे हैं। अब पूछा जाना चाहिए मोदी जी से कि आपके पार्टनर और आपके पार्टी के लोगों के पास जो ये 5 करोड़, 2 करोड़, लाखों की शराब ये सब आया है, ये टेम्पो में भर के किसने पहुंचाया? अदानी ने पहुंचाया, अंबानी ने पहुंचाया या किसी और ने पहुंचाया? दरअसल महाराष्ट्र के चुनाव इसलिए भी इंपॉर्टेंट हैं कि शिंदे ने आने के बाद एकदम अपनी तिजोरी खोल दी है अडानी के लिए। अडानी के नाम से जितनी भी चीजें हैं वो खटाखट पास होती जा रही हैं। धारावी को लेकर एक बड़ा आरोप है कि धारावी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो बनाया गया है उसमें 80% शेयर जो है अडानी का है, यानी एक तरह से उसके मालिक अडानी है। तो उनको धारावी को पूरा रीस्ट्रक्चर करने का प्रोजेक्ट दिया जा रहा है जो अरबों का होगा और उसमें अरबों की कमाई भी होगी। तो ये सारा खेल है, इसलिए महाराष्ट्र का चुनाव इस बार बेहद इंपॉर्टेंट बन के आया है। अब देखना यह है कि ये पैसे बांटने, शराब बांटने वगैरह से क्या होता है। महाराष्ट्र में महायुति जो उनकी है वो जीत पाती है या महाविकास आघाड़ी ने लोकसभा में जो प्रदर्शन किया था वो दोहरा पाती है, ये बड़ा सवाल है। और ये सारा कुछ निर्भर करेगा कि क्या उद्धव ठाकरे की पार्टी जिस तरह से लोकसभा में प्रदर्शन किया था उन्होंने उससे बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी या नहीं। इस पर होगा कि वहां जो फैसला आएगा वो क्या होगा। लेकिन खेल नहीं रुक रहे हैं। खेलों का हाल यह है कि जो ही यह आरोप लगा करोड़ और 5 करोड़ बंटने का, न्यूज को डिफ्लेक्ट करने के लिए एक ऑडियो जारी किया गया, जिस ऑडियो में कहा जा रहा है सुप्रिया सुले और नाना पटोले की आवाज है। सुप्रिया सुले ने यह वीडियो आते ही कहा कि यह फेक है, कहा यह जा रहा है कि यह एआई जनरेटेड है। सुप्रिया सुले ने कोर्ट में केस किया है और जो सुधांशु त्रिवेदी भाजपा के प्रवक्ता हैं उन्होंने उनसे कहा है कि जहां चाहें, जिस मंच पे चाहें खुलेआम डिबेट कर लें। उन्होंने मानहानि का मुकदमा भी किया है और साथ साथ में उन्होंने साइबर क्राइम का भी मुकदमा किया है। अब वो कितना सच है, कितना झूठ है, कौन सही है, कौन गलत, ये तो फैसला आने के बाद ही मालूम होगा। लेकिन इतना तो समझ में आता है कि 5 करोड़ और 2 करोड़ के मामले को थोड़ा सा डिफ्यूज करने के लिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सुप्रिया सुले और नाना पटोले जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनके बीच बातचीत का यह वीडियो जारी किया गया। अगर यह वीडियो एआई जनरेटेड हुआ तो साइबर क्राइम डिपार्टमेंट इसको पकड़ ही लेगा। लेकिन आप जानते हैं कि अगर मामला भारतीय जनता पार्टी का हो तो सजा होना लगभग असंभव है। उधर झारखंड में भी चुनाव चल रहा है। झारखंड में जितना ज्यादा हिंदू मुसलमान किया गया है, मुझे नहीं लगता कि झारखंड के इतिहास में किसी चुनाव में इतना हिंदू मुसलमान किया गया हो। ऐसा घटिया ऐड हिंदू मुसलमान का बनाया गया कि चुनाव आयोग को भी उस पर रोक लगानी पड़ी। वो भी बेचारा भारतीय जनता पार्टी के इस ऐड को गलत बता रहा है। अब वहां जो चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं है कि बुरी स्थिति में है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स और बहुत सारे चैनल्स जो हैं वो बिल्कुल हर चीज में केवल एनडीए को हराएंगे और कांग्रेस को जिताएंगे, उससे कांग्रेस जीत नहीं जाती है। हरियाणा का एग्जाम्पल आपके सामने है। झारखंड में एक सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस ने ज्यादा प्रचार क्यों नहीं किया। राहुल गांधी की बहुत सीमित सभाएं हुई, प्रियंका गांधी वहां गई नहीं और भी कांग्रेस के ज्यादा बड़े नेता नहीं गए। जिस तरह से महाराष्ट्र में प्रचार किया गया या जिस तरह से हरियाणा में प्रचार किया गया था, उस तरह का प्रचार कांग्रेस द्वारा झारखंड में देखने को नहीं मिला।
जबकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना और जेएमएम ने जान लगा के वहां पर प्रचार किया है। आदिवासी इलाकों में किसी भी तरीके से अपना खाता खोलना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। कई सारे आदिवासी नेताओं को वो अपनी पार्टी में ले भी आई है। बाबूलाल मरांडी पहले ही आ गए थे भाजपा में लौटकर। उसके अलावा चंपई सोरेन को तोड़ा गया। अब इन लोगों का क्या असर होगा, आदिवासी इलाकों में भाजपा का खाता खुलेगा कि नहीं, जो गैर आदिवासी इलाके हैं वहां पर जेएमएम कितना अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी, इस पर डिपेंड करेगा झारखंड का रिजल्ट। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो झारखंड में 60-40 जो है वो बीजेपी के पक्ष में है। महाराष्ट्र में 60-40 जो है वो महाविकास आघाड़ी के पक्ष में है। लेकिन इस 60-40 के बीच में चुनाव आयोग है, वोटों की गिनती है, पुलिस है, ईवीएम है, इतनी सारी चीजें हैं कि नतीजा बाहर आते आते क्या होगा न तो हम जानते हैं, न तो आप जानते हैं, और ना ही वे सर्वे करने वाले जानते हैं जो पिछले 2-3 चुनाव से लगातार गलत साबित हो रहे हैं। तो चुनाव नतीजों का इंतजार आप भी करेंगे, हम भी करेंगे। एक चीज लेकिन तय हो गई है जिसको दोहराना बहुत जरूरी है। मोदी जी का जादू टूट गया है। अगर मोदी जी का जादू नहीं टूटा होता तो चुनाव से पहले मोदी जी देश छोड़कर नहीं जाते, नंबर 1। दूसरा, मोदी जी का जादू इसलिए भी टूटा हुआ लगता है कि महाराष्ट्र हो या झारखंड हो, सिर्फ मोदी जी के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा गया है। हिमंता बिस्वा शर्मा को वहां झोंका गया। यहां भी बहुत सारे लोग लगे हुए थे महाविकास आघाड़ी के खिलाफ जो महायुति चुनाव लड़ रही थी। दरअसल महाराष्ट्र का चुनाव काफी हदों तक लोकल इलेक्शन टाइप का हो गया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता बहुत ज्यादा शामिल नहीं हुए। मोदी जी विदेश निकल लिए। अमित शाह जी 4 दिन पहले ही भाग के दिल्ली आ गए। अपनी सभाएं जो पहले से शेड्यूल थी वो भी पूरी नहीं की। अब जो सहारा भारतीय जनता पार्टी के पास बचा हुआ है, एक तो उसको पता है कि विकास जैसा कोई काम उसने किया नहीं है। मैं कल की बात बताऊं, एक भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ या भारतीय जनता पार्टी का समर्थक एक व्यक्ति एक फोटो पोस्ट करता है जिसमें रामेश्वरम में बने हुए पुल को बताता है कि मोदी जी ने वो पुल बनाया था। जब मैंने चेक किया, और चेक करने की भी जरूरत नहीं थी, केवल डेट देखना था, बाकी तो मुझे पता था यह पुल अंग्रेजों के जमाने में बना है, 1914 में बना है, यानी मोदी जी के सत्ता में आने से 100 साल पहले बना है। तो ये झूठे प्रचार करके माहौल जो भी बना ले, लेकिन हकीकत यह है कि विकास के नाम पर अब मोदी जी वोट नहीं मांग सकते हैं। बचा सिर्फ एक मामला है, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। तो जिस हद तक ये हिंदू मुसलमान कर पाएंगे, जितना हिंदू मुसलमान हो पाएगा और जनता इससे जितना प्रभावित होगी, उतने ही वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे। बाकी ना तो अब नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मिलेंगे और ना उनके कथित विकास पर झूठ। सब जानते हैं कि 500 रुपए का सिलेंडर नहीं मिलने वाला। सब जानते हैं कि जिस राज्य में चुनाव होता है, अमित शाह जी जाके वहां पर कह आते हैं कि दिवाली होली में 500 का सिलेंडर मिलेगा और किसी को आज तक नहीं मिला। तो ये सारी चीजें कहीं चलने वाली नहीं है। आप जानते हैं महाराष्ट्र में चुनाव इसीलिए नहीं घोषित किया गया था हरियाणा के साथ, ताकि सरकार को मौका मिल जाए, उतना समय मिल जाए कि ढेर सारा पैसा जो है वो तुरंत की जो योजनाएं हैं उसमें बहा सके, लाडली बहन योजना, ये वो। लेकिन उन सब के बावजूद अगर एक वोट के लिए 10,000 रुपए बांटने पड़ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि उनका कितना असर हुआ है, कितना असर नहीं हुआ है। आज के लिए इतना ही। चुनाव के बाद, रिजल्ट के बाद हम उस पर डिटेल से बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।